चलो बच्चों, हम लोग कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दैट इन बोथ एमोनिया एंड, तो अमोनिया के अंदर और H2O के अंदर देयर इज डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, हैव डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, हैव डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, but bond angle, बट यहाँ पर हमको बॉन्ड एंगल के बारे में बोला है इन H2O is less than NH3। एमोनिया और वाटर दोनों का ही ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्टेड है, बट NH3 और H2O दोनों का ही ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड है, लेकिन H2O के अंदर बॉन्ड एंगल NH3 के बॉन्ड एंगल से कम है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो आपके स्ट्रक्चर के अंदर छुपा हुआ है। देखिए NH3 का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, और अगर वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाते हैं, ब्लैक डॉट से। तो यहाँ पर इन केस ऑफ अमोनिया हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, तो बॉन्ड पेयर्स आर 3, ठीक है, there are 3 bond pairs and lone pair is equal to 1. Here bond pair is equal to 2 and lone pair is also equal to 2. bond pair और lone pair दोनों ही 2 हैं यहाँ पर, और यहाँ पर there are 3 bond pair and 1 lone pair. तो here you can see that lone pair repulsion is more. यहाँ पर 2 लोन पेयर है और यहाँ पर आपका एक ही लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पर आपका लोन पेयर रिपल्शन है और यहाँ पर आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। अब हमें पता है कि लोन पेयर रिपल्शन इज more than lone pair bond pair repulsion। तो बच्चों वाटर के अंदर लोन पेयर रिपल्शन है, एमोनिया के अंदर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। लोन पेयर रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होता है। हम लोगों ने इस चीज को VSEPR थ्योरी में समझ लिया है। इस चीज को और बेटर वे में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो यहाँ पर मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका अमोनिया हो गया, ठीक है, यहाँ पर इसकी लोन पेयर हो गई, तो यहाँ पर जो रिपल्शन है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का है। यहाँ पर जो रिपल्शन है वो किसका है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। यहाँ पर ये जो रिपल्शन है वो तो बॉन्ड पेयर है, ठीक है, उसका तो कोई इश्यू है ही नहीं, वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो अमोनिया के अंदर आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। इस चीज को मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए इस चीज को यहाँ पर अपने लिख देते हैं। यहाँ पर आपका अमोनिया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये आपकी लोन पेयर। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट दिस इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो आप बोलोगे ये क्या है, तो ये आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। ये आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। बॉन्ड एंगल कितना है, तो 109 डिग्रीज है। वाटर की बात करो, वाटर की, तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। 2 हाइड्रोजन एटम्स को यहाँ पर इस तरीके से भी दिखा सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर एक लोन पेयर है और यहाँ पर दूसरी लोन पेयर है। तो ये जो आपका रिपल्शन आएगा वो लोन पेयर रिपल्शन आएगा, और यहाँ पर ये जो लोन पेयर रिपल्शन आएगा वो होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब लोन पेयर का रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से ज्यादा होता है। यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे ना,
ये इसको ऐसे धक्का मारेंगे। यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो 104.5 होगा। कितना होगा? 104.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है ना उसका रिपल्शन ज्यादा है, तो ये इस तरीके से इसको धक्का करेंगे, धक्का मारेंगे, श्रिंक करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की जियोमेट्री जो है वो डिस्टॉर्टेड है, बट फिर भी यहाँ पर क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा है, ये इसको बहुत ज्यादा धक्का मारेगी इस तरीके से, तो ये भी इसको धक्का मारेगी, तो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। यहाँ पर ऐसी चीज नहीं हो रही है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं है, तो एंगल चौड़ा रह रहा है 109। यहाँ पर ये इसको बहुत ज्यादा धक्का मार रही है, तो एंगल सिकुड़ रहा है 104.5। तो कहने का मतलब दोनों के अंदर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, बट फिर भी वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल जो है वो शॉर्ट है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका एनसीईआरटी का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं साथ साथ में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कराता जा रहा हूँ, जो भी रेलेवेंट मुझे लग रहे हैं, ताकि लास्ट में हमें इतना ज्यादा लोड ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मीथेन के लिए दो जियोमेट्रीज पॉसिबल है, एक है आपका स्क्वायर प्लेनर और दूसरा है टेट्राहेड्रल। बट कभी भी मीथेन स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री नहीं पसंद करता है या नहीं गेन करता है। व्हाई? अपार्ट फ्रॉम two geometries, that is square planar and second is tetrahedral. CH4 exists in tetrahedral geometry. CH4 टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में ही एग्जिस्ट करता है। कैसे और क्यों? CH4 जो है वो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में ही एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्यों? तो देखो, अगर हम लोग दोनों फिगर को ड्रॉ करने का ट्राई करें, देखो बच्चों ये जियोमेट्री में ड्रॉ कर रहा हूं लेकिन वो गलत है, समझना। ठीक है, ये जियोमेट्री सही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका बॉन्ड एंगल सीधी सी बात है 90 डिग्रीज आएगा। 4 एटम्स है और 360 टोटल है, तो 360 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 90 डिग्रीज, बराबर। और यहाँ पर अगर मीथेन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर अगर एंगल की बात करें तो वो हो जाएगा 109.5 रफली। तो यू कैन सी दैट इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, यहाँ पर this is square planar geometry, the bond angle is 90 degrees, whereas in this tetrahedral geometry the bond angle is 109.5 degrees. So where is the repulsion less? Obviously here is the repulsion less. Why? क्योंकि यहाँ पे एंगल बड़ा है ना, तो दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे। Here in case of square planar geometry the bond angle is 90 degrees. Here the bond angle is 109.5. So repulsion in tetrahedral geometry is very less than square planar. Square planar में 90 degrees का एंगल है, दोनों नजदीक नजदीक है, रिपल्शन ज्यादा होगा। अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी ना। रिपल्शन यहाँ पर मोर है, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी यहाँ पर आपका लेस है। और इसकी बात करो तो इसके अंदर आपका जो रिपल्शन है दैट इज इक्वल टू लेस, और स्टेबिलिटी की बात करो तो स्टेबिलिटी इज मोर। व्हाई रिपल्शन इज लेस तो स्टेबिलिटी इज मोर, दैट इज व्हाई मीथेन कैन एग्जिस्ट इन ओनली टेट्राहेड्रल जियोमेट्री एंड नॉट इन स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री। क्लियर है? तो इसका आंसर भी आपका VSEPR थ्योरी ही दे सकती है। अब एक बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है विच इज अबाउट फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के अंदर क्या सबके सब PCl बॉन्ड इक्विवेलेंट है? अब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड होगा। क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि क्या सबके सब फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड इक्विवेलेंट है? अगर है तो जस्टिफाई करना है हमारे को आंसर। तो बच्चों याद करो PCl5 के अंदर
आपकी जो टोटल पेयर्स आई थी वो थी 5, बॉन्ड पेयर थी 5, लोन पेयर थी 0। तो 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, मतलब जियोमेट्री जो है वो ट्रायगोनल बायपिरामिडल हो जाएगी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, इतनी बात को दिमाग में बिठा लो, बाकी का मैं आगे समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन के आर ऑल PCl bond in PCl5 equivalent, हाँ या ना में नहीं बोलना है, आंसर को जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई द आंसर, जस्टिफाई द आंसर। तो देखो बच्चों, इन PCl5 जियोमेट्री जो है, जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज ट्रायगोनल बायपिरामिडल। क्यों ट्रायगोनल बायपिरामिडल है, मैंने जस्ट आपको ओरली एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी जो जियोमेट्री है वो कैसे हो जाएगी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। चलिए इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आपका P हो गया, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन। इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो ये 3 क्लोरीन जो है ना वो आपको इक्वेटोरियल बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये इक्वेटर के ऊपर हो ना, ऐसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 क्लोरीन है दे आर इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड। एंगल कितना है 120 डिग्रीज, इक्वेटोरियल है 120 डिग्रीज। अच्छा, ये जो 2 क्लोरीन है ना दे लाई ऑन एक्सिस, दे आर एक्सियल PCl बॉन्ड्स, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। बच्चों समझना, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 180 लिख के आते हैं। 180 नहीं है, फास्फोरस के साथ ये एल बना रहा है देखो। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है। तो यहाँ पर द एक्सियल बॉन्ड experiences the more repulsion. Why? Because bond angle is less. Equatorial PCl bond experiences the less repulsion. वापस this axial PCl bond, axial जो ब्लैक से दिखाया है, that experiences more repulsion, वो ज्यादा repulsion experience करता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल शॉर्ट है 90 डिग्रीज का। अगर बॉन्ड एंगल शॉर्ट है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो कहने का मतलब ये जो PCl बॉन्ड है वो दूर जाएगा, ड्रिफ्टेड अवे होगा, दूर खींचेगा। कहने का मतलब ये ज्यादा लेंथ वाले होंगे, मोर लेंथ। अच्छा, अगर इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल में PCl बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज है, लेस रिपल्शन है। लेस रिपल्शन है तो दूर नहीं जाएगा। कहने का मतलब दिस बॉन्ड्स आर शॉर्टर बॉन्ड्स, या यहां पर देयर इज शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, और यहां पर देयर इज ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, ग्रेटर बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो रहा है? तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लार्जर बॉन्ड्स या ग्रेटर बॉन्ड लेंथ। व्हाई? Because in axial bond angle is 90, repulsion is more. If repulsion is more, they are drifted away and hence the bond length is greater. In equatorial, the bond angle is 120 degrees, there is shorter bond length and hence the 5 PCl 5 bonds are not equivalent. 2 are long bond length and 3 are short bond length. This 3 are known as equatorial, whereas this upper 2 are known as axial. क्लियर हो रहा है बच्चों इतना? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास है इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसके लिए तो सबसे पहले आप समझ लो कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है।
कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, बट फिर भी इसको एक बार दोबारा से समझ लो। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय equal sharing of electrons between two atoms। अगर दो एटम्स के बीच में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो तो जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमें समझना है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसके पहले बच्चों मैं आपको कुछ कंसेप्चुअल चीजों को याद दिला देना चाहता हूं ताकि इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के टॉपिक को हमको समझने में बिल्कुल आसानी हो। बच्चों आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया था। मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने एक स्केल बनाया है जिसका नाम है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल के ऊपर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जनरली मेजर करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेटा को लिख के देता हूँ, बराबर। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इजीली समझना है इसीलिए ये डेटा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लिख करके दे रहा हूँ, वापस से समझ लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, पॉलिंग स्केल के ऊपर ही उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले तो बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं उनके लिख लेते हैं। फ्लोरीन की और फ्लोरीन की नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग सेम ही होती है। इसकी है 4.0, इसकी 3.5 और इसकी है 3.0। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देता हूँ कार्बन हाइड्रोजन की। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर एक मेटल भी लिख देते हैं 0.7। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.7। अब यहाँ पर ये जो मैंने वैल्यूज रखी है दे आर ऑन पॉलिंग स्केल, वो आपकी पॉलिंग स्केल के ऊपर की वैल्यूज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो फाउंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, बराबर। अब हम लोग समझते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। पहले आप इतने डेटा को समझ लीजिए। इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, इसको भी रखूंगा, ये काम में आएगा आपको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझने में। आपने कोवेलेंट बॉन्ड समझ लिया, अब हमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझना है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझने से पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता दिया। तो देखो बच्चों, जब हम कोवेलेंट बॉन्ड कोई दो ऐसे एटम के बीच में बनाते हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना देंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो सही लेकिन उसमें पोलैरिटी आएगा। कैसे, चलो समझते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड, when covalent bond is formed between two atoms having large difference of
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, the bond formed is known as polar covalent bond। जब दो ऐसे एटम के बीच में बॉन्ड बन जाए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, तब उनको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये डिफरेंस जनरली 0.4 से ज्यादा होना चाहिए, बराबर। एग्जांपल जो है वो आपका HF है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कंपैरिजन करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर ऐसा बॉन्ड बना तो क्या होगा समझना, यहाँ पर एक्चुअली जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कुछ इस तरीके से बना होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने दिया। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है, बट क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, तो फ्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इस तरीके से आ जाते हैं, वो कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। ये फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से ज्यादा खिसक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन टेंडेंसी ज्यादा है, उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है। तो इन सच अ केस फ्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया क्योंकि उसके नजदीक इलेक्ट्रॉन आए। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है, जिस एटम के इलेक्ट्रॉन नजदीक आते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनता है, और जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है। ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। या क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड भी है इसलिए इसको हम बोल देते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट आउट हो गए हैं, ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? पोलर बॉन्ड। अब क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड भी है इसको हम लोग बोल देते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन आए हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में पोलर बॉन्ड बना है, ठीक है। क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड भी है इसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब कभी कभी यहाँ पर आप बुक के अंदर इस तरीके का एरो देखोगे, ये एरो आपको दिखाता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन की तरफ है। जिस एलिमेंट के पास एरो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिससे दूर जा रहा होगा या जिसके आगे इस तरीके का साइन लिखा होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लियर हुआ? चलो कुछ एग्जांपल देता हूं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के, ठीक है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल जो है वो आपके हो जाएंगे HF, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के HF, HCl, HBr, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब बोलोगे चार्ज, तो यहां पर डेल माइनस चार्ज, यहां पर डेल माइनस, यहां पर डेल माइनस, ये डेल प्लस,
डेल प्लस डेल प्लस। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये डेल का मतलब क्या हुआ? तो देखो डेल जो होता है दैट मीन्स वेरी स्मॉल। डेल जब भी हम लिखते हैं ना तब उसका मतलब है वेरी स्मॉल। बच्चों याद रखो यहां पर आप प्लस और माइनस खाली नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखोगे तो वो आयंस बोले जाएंगे, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज बोला जाएगा, जो गलत है। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ थोड़े से शिफ्ट हुए हैं, किसी ने ले नहीं लिए, परमानेंट ट्रांसफर नहीं हुआ है, जस्ट शिफ्टिंग हुआ है। इसलिए आपको यहाँ पर ऊपर क्या लिखना होगा? डेल। क्लियर हो रहा है? तो ये सबके सब हमने क्या बता दिया आपको? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसी के ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है डायपोल मोमेंट। फिजिक्स में भी इसको पढ़ोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब देखिए डायपोल मोमेंट से क्या होता है। डायपोल मोमेंट नाम से थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपके डायपोल्स बनेंगे। तो समझिए कि यहाँ पर A और B नाम के दो एटम्स हैं। A जो है ना उसके ऊपर प्लस Q चार्ज है और B के ऊपर माइनस Q जितना चार्ज है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो डायपोल मोमेंट म्यू है वो हो जाएगा, डायपोल मोमेंट म्यू जो है दैट इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय D। Q जो है उसको D से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर Q क्या है? तो Q इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कितना चार्ज है वो? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, D क्या है? ऑब्वियसली D जो है वो आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है या डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। अच्छा, म्यू क्या है? तो म्यू जो है दैट इज योर डायपोल मोमेंट। अब आप बोलोगे सर क्यों दिखा रहे हो ये डायपोल मोमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो अभी आपने देखा ना HCl जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, डेल माइनस डेल प्लस, तो वो डायपोल की तरह ही तो काम कर रहा है। ये कितना पोलर है वो इसकी डायपोल मोमेंट म्यू बताती है। बॉन्ड पोलर है वो पक्का, लेकिन कितना पोलर है? ये बॉन्ड पोलर है वो बात पक्की है, 110% है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो बात पक्की है, लेकिन कितना पोलर है वो इसकी डायपोल मोमेंट म्यू पर से पता चल जाएगा। अच्छा, अब डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा? तो डायपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो हो जाएगा डी बाय, बाय बाय का ऑपोजिट डी बाय है ना, डी बाय। साइंटिस्ट का नाम है डी बाय, इसलिए उसको बोला जाता है डायपोल मोमेंट का यूनिट जो है वो दिया जाता है डी बाय, कैपिटल डी। डायपोल मोमेंट को डिफाइन करना चाहो इधर से तो क्या करोगे? तो डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन में क्या होगा? तो डेफिनेशन इज in polar covalent bond, in polar covalent bond, the product of magnitude of charge and separating distance is known as dipole moment. Dipole moment mu। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डायपोल मोमेंट म्यू। अब डायपोल मोमेंट म्यू क्या होता है वो हमें पता चला, Q डॉट D।
कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पता चला कि भाई Q और D का प्रोडक्ट ले लो। किसके लिए फाइंड आउट किया जाता है वो पता चला कि भाई पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में फाइंड आउट किया जाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, डायपोल मोमेंट से हमें क्या पता चलता है वो समझ लेते हैं। सिग्निफिकेंस, डायपोल मोमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो डायपोल मोमेंट का जो फर्स्ट सिग्निफिकेंस है वो आपको मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है वो बता देता है, ठीक है। पहला डायपोल मोमेंट का सिग्निफिकेंस, डायपोल मोमेंट का सिग्निफिकेंस। तो पहला मॉलिक्यूल का पोलर है या नॉन पोलर है वो बता देता है। मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है वो बता देता है, ठीक है। दूसरा, किसी कोवैलेंट बॉन्ड में कितना आयोनिक कैरेक्टर है वो बता देता है। तो देखो बच्चों, अभी जो हमने देखा ना वो बॉन्ड कोवैलेंट था, बट उसके अंदर कितना आयोनिक कैरेक्टर है वो आपको पता चल जाता है। कैसे? तो ग्रेटर द आयोनिक, ग्रेटर द डायपोल मोमेंट, ग्रेटर द डायपोल मोमेंट, greater is the ionic character, greater is the ionic character। जितना डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उतना आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए जो म्यू है वो 0 होता है, और अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके लिए जो म्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। नेट डायपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम पोलर मॉलिक्यूल के लिए म्यू नेट देखें, नेट रिजल्टेंट, तो वो आपका म्यू नेट जो है वो 0 हो जाएगा नॉन पोलर के लिए, और अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो वो हो जाएगा नॉन 0। चलिए आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस के अंदर और क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सपोज कीजिए कि मैं आपको यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल जो है वो दे रहा हूँ, N2 मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर दे रहा हूँ, N2, ठीक है। तो N2 मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर आपका आप देख सकते हो कि जो मॉलिक्यूल है उसका डायपोल मोमेंट 0 है, म्यू जो है वो 0 है। इसका मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल हुआ वो नॉन पोलर होगा, ये जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर। थोड़ा नीचे कर दीजिए ना उसको, ये जो मॉलिक्यूल होगा वो आपका नॉन पोलर होगा। अच्छा, अगर हम H2 की बात करें तो H2 के अंदर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन म्यू जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका डायपोल मोमेंट म्यू भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है। अगर इसकी डायपोल मोमेंट म्यू 0 है तो ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट 0 है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, तो फ्लोरीन फ्लोरीन के अंदर भी जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर हो जाएगा, मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा क्योंकि इसका म्यू डायपोल मोमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि डायपोल मोमेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर 0 होगा। अगर हम पोलर या हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, अच्छा इस चीज को भी ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये सब के सब होमोएटॉमिक हैं। होमोएटॉमिक मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम्स जुड़े हुए हैं वो सेम है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दोनों ही एटम्स जो है वो सेम है। तो याद रखो हमेशा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मोमेंट म्यू का वैल्यू 0 होता है। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मोमेंट म्यू का वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होता है। दूसरा, म्यू फॉर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल आपके जो दो एटम्स जुड़े हुए होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं HF का, तो आपको पता है कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ही ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। ये वाला मॉलिक्यूल पोलर बनेगा, पोलर बनेगा तो इसकी जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं आएगी। HCl में भी वैसा ही होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे।
हाइड्रोजन से दूर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन के नजदीक आएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वाला जो दोनों ही के दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स आएंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसका मतलब कि यहाँ पर जो म्यू नेट है वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, इनकी जो नेट मोमेंट है वो जीरो नहीं आएगी। तो हमने पहला केस देखा कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मोमेंट म्यू हमेशा जीरो होता है। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो तो हमेशा डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आता है। अब थर्ड केस की बात करते हैं कि अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डायपोल मोमेंट फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अगर हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, अगर हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो नेट डायपोल मोमेंट जो है दैट इज रिजल्टेंट ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। तो देखो फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल नेट डायपोल मोमेंट, net dipole moment is resultant of all dipole moments in molecule। मॉलिक्यूल के अंदर जो भी इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स हैं, बराबर, रिजल्टेंट ऑफ ऑल डायपोल मोमेंट्स लिखने की जगह पे resultant of individual dipole moment of all bonds in molecules आएगा। जो भी बॉन्ड्स हैं उन सभी का ही रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो है वो आपका नेट डायपोल मोमेंट आएगा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं CO2, तो CO2 का जो लुईस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा। CO2 का लुईस स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो डायपोल मोमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से अट्रैक्टेड होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से अट्रैक्टेड होंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपकी अगर आप बॉन्ड पेयर देखें तो बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर देखें तो वो 0 है, म्यू जो है वो ऑलवेज 0 आएगा। याद रखो इतनी डायपोल मोमेंट लेफ्ट में आ रही है, उतनी डायपोल मोमेंट राइट में जा रही है, तो नेट मोमेंट 0 हो जाएगा। एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक, जहां पर भी लोन पेयर 0 होती है ना, या सेम टाइप के एटम से दोनों बाजू पे सेंट्रल एटम जुड़ा होगा, वहां पर डायपोल मोमेंट 0 आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों बाजू इक्वल मैग्नीट्यूड और रिवर्स डायरेक्शन, इसीलिए नेट डायपोल मोमेंट म्यू जो है वो 0 है। या ऐसा समझो कि क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 है, यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट म्यू भी 0 ही आएगी। एक और एग्जांपल आपको दे दूं व्हिच इज अमोनिया। तो अमोनिया में डायपोल मोमेंट में हमने देखा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास डायपोल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाते हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप बॉन्ड पेयर की बात करो तो 3 है, लोन पेयर की बात करो तो 1 है, तो म्यू कभी भी 0 नहीं आएगा। यहाँ पर जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होगी, डायपोल मोमेंट म्यू 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो पोलर बोला जाएगा। ये वाला मॉलिक्यूल पोलर क्यों? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। या ऐसा समझो कि यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करती, ऐड करती है। यहाँ पर डायपोल मोमेंट एक दूसरे को रिवर्स डायरेक्शन के अंदर कैंसल आउट करती है। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है वो आपका कैसा आएगा? नॉन पोलर। वो मॉलिक्यूल पोलर आएगा, ये मॉलिक्यूल जो है आपका कैसा आएगा? नॉन पोलर। ठीक है। तो डायपोल मोमेंट के बारे में मैं आपको कुछ नोट्स लिखवा देता हूँ, बच्चों ध्यान से समझना। ठीक है, ये नोट्स आपको डायपोल मोमेंट डिसाइड करने के अंदर काम में आएंगी। नोट्स। तो फर्स्ट पॉइंट समझ लो, जो मॉलिक्यूल का शेप रेगुलर होगा, मतलब कि जिसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है और वो सब बाजू से एक जैसे ही एटम से, सिमिलर एटम से जुड़ा हुआ होगा,
वो ऑलवेज नॉन पोलर आएगा, पहला पॉइंट। जिसके पास अ मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर इज इक्वल टू 0 या सराउंडेड बाय सिमिलर एटम्स, जो सिमिलर एटम्स से जुड़ा हुआ है, या जिसके पास लोन पेयर जो है वो 0 है, वो ऑलवेज नॉन पोलर होगा, वो ऑलवेज नॉन पोलर होगा। जो सिमिलर एटम से जुड़ा हुआ है और जिसके पास लोन पेयर 0 है, वो ऑलवेज कैसा आएगा, नॉन पोलर। ठीक है। अच्छा, सेकेंड, अ मॉलिक्यूल इज पोलर इफ, कौन सी कंडीशंस में मॉलिक्यूल पोलर होगा? पहला, यही कंडीशन के ऑपोजिट लिखो, लोन पेयर 0 नहीं होनी चाहिए, पहला कंडीशन कि उसके पास लोन पेयर 0 नहीं होनी चाहिए। एंड दूसरा है सराउंडिंग एटम्स आर एसिमिलर, वो सिमिलर नहीं होने चाहिए, सराउंडिंग एटम्स जो है वो आपके सिमिलर नहीं होने चाहिए। तीसरा, ये सब के सब नोट्स आपको जेडब्ल्यू और नीट के लिए बहुत ही ज्यादा काम में आएंगे, है ना। थर्ड पॉइंट आप समझ लीजिए बच्चों कि सिस और ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं, उसके बाद उसके डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ, C, आपका यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पर है आपका क्लोरीन, यहाँ पर है हाइड्रोजन और यहाँ पर है हाइड्रोजन। ठीक है, एक मैंने इस तरीके का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लिया। अच्छा, दूसरा मैंने यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन को सामने सामने और हाइड्रोजन को सामने सामने, तो इसको ट्रांस बोला जाता है। देखो, एक दूसरे के ऑपोजिट मतलब ट्रांस। आइसोमर क्यों? क्योंकि दोनों के फॉर्मूला सेम है। देखो, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, खाली पोजीशन ऑफ एटम्स अलग अलग है, इसलिए इनको आइसोमर बोला जाता है। आइसो मतलब सेम और मर मतलब कंपाउंड्स। ये ऐसे सेम कंपाउंड्स है जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग है, और इसको हम बोलते हैं सिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस आइसोमर। सिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेम प्लेन है, देखो बाजू बाजू में। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं ट्रांस, इसको बोल देते हैं सिस। अब याद रखो, ट्रांस मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मोमेंट कभी 0 नहीं होती, मतलब ये नॉन पोलर है। और जो सिस मॉलिक्यूल है इसके लिए डायपोल मोमेंट 0 होती है और ये हमेशा नॉन पोलर है। म्यू जो है वो 0 है, सॉरी ना, यहाँ पर पोलर रहेगा। इसके पास म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये ऑलवेज पोलर रहेगा। यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 0 तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों? नॉन पोलर। क्या आ जाएगा? नॉन पोलर। अब समझते हैं कैसे। देखो, यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर मैं ड्रॉ करूंगा ना तो आपको सटाक करके पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। देखो ध्यान से, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट फिर भी कार्बन इज थोड़ा सा ज्यादा देन हाइड्रोजन। तो देखो, यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है ना, डायपोल मोमेंट एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में है, तो इसकी जो म्यू है वो कितनी हो जाएगी? 0, और ये जो हो जाएगा वो आपका नॉन पोलर हो जाएगा। ट्रांस आइसोमर जो है वो आपका नॉन पोलर हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी जो डायपोल मोमेंट है वो देखिए एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही है, एक इस दिशा में जा रही है, दूसरी इस दिशा में जा रही है। यहाँ पर क्या है? एक इस दिशा में जा रही है और एक इसके ऑपोजिट में जा रही है, तो इसका वैल्यू अगर +5 है तो इसका -5 है। तो यहाँ पर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल जो है वो आपका पोलर होगा। तो जनरली नीट के लिए याद रखो कि जो सिस आइसोमर है दैट इज ऑलवेज पोलर, ट्रांस आइसोमर इज ऑलवेज नॉन पोलर। सिस मतलब सेम साइड, ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं आपको, तो डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने का ट्राई करते हैं एग्जांपल्स को। ठीक है।